अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पार्ट टू अभी हम करेंगे चैप्टर सिक्स का। लास्ट टाइम हमने परपेचुअल और पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम थोड़ा सा पढ़ा था। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम का थोड़ा समरी क्या है अब आपको करा दूं कि उसमें कंट्रोल अकाउंट्स हम यूज़ करते थे। तो कंट्रोल अकाउंट मतलब परचेज, जितनी भी तरह की हमारी इन्वेंटरीज होती थी उन सबको हम क्लब करके एक ही परचेज में बस एडजस्ट, सबको उसी में ही बस शामिल कर लेते थे परचेज में। तो ये आपका कंट्रोल अकाउंट है, ठीक है। और एग्जाम्पल जो हमने की थी उसको अगर हम परचेज अकाउंट से करना चाहें और यानी कि पीरियोडिक अकाउंट से करना चाहें तो हम इसको इस तरह से कर सकते थे। फ़र्क क्या था पीरियोडिक और परपेचुअल में? वो ये फ़र्क था कि जब आप परपेचुअल करते हैं तो परपेचुअल में इन्वेंट्री जब इन होती है तो आपने उसको रिकॉर्ड करना होता है, आउट होती है तो साथ का साथ निकालना भी होता है। लेकिन पीरियोडिक में ये नहीं होता। पीरियोडिक में जब इन होती है इन्वेंट्री यानी कि परचेज होती है तो फिर आप इसको जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं डेबिट परचेज क्रेडिट अकाउंट पेबल से। लेकिन जब सेल होती है तो सिर्फ आप सेल की अमाउंट को रिकॉर्ड करते हैं, इन्वेंट्री को निकालते नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल क्या था परपेचुअल में? तो ये था ना कि हम जो है वो इन्वेंट्री को भी निकाल देते होते थे, क्रेडिट करके इन्वेंट्री को भी निकाल देते थे। फॉर एग्जांपल दो यूनिट्स बने थे तो एक यूनिट 600 का था। दो यूनिट्स आपने बेचे थे तो एक यूनिट 600 का था। तो आपने 1200 यूनिट इन्वेंट्री के निकाल भी दिए थे और उससे इकोनॉमिक बेनिफिट आपने वेल कर लिया था, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आपने डेबिट कर दिया था, ठीक है। तो ये एंट्री आपने परपेचुअल में की थी। पार्ट वन देख लीजिएगा दोबारा से अगर आपको जो है वो थोड़ी सी एम्बिग्विटी है इसमें। अब मैं इसको मिटा इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये जो है ये परपेचुअल में हमने किया था। पीरियोडिक में हम ऐसे ही नहीं करते। पीरियोडिक में हम जो है वो पीरियड के एंड पे, क्योंकि उसका नाम ही पीरियोडिक है ना, तो पीरियड के एंड पे हम कुछ एंट्रीज पास करते हैं जिसकी वजह से फिर हमारी रिकैंसिलेशन हो जाती है कि कितनी चीज़ें हमने निकाल दी हैं वाकई में, कितनी चीज़ें, कितनी इन्वेंट्री हम निकाल चुके हैं। प्लीज़ इसको सामने ये देखिएगा, रिकॉर्डिंग परचेज ऑफ मर्चेंडाइजेस। अगर हम ये चार एंट्रीज आपकी हैं इसके मुताबिक चीज़ें करने की कोशिश करें तो ज़्यादा चीज़ें समझ आ जाएंगी। क्या वो ये रहा कि इन्वेंट्री ऑन हैंड एट द एंड ऑफ 2017 कॉस्ट 14,000। अब ये जो डाटा है प्लीज़ कीप इन माइंड, ये आपका आपको दिसंबर 31 2018 में एक डाटा आपको ये सारा दिया हुआ है, ठीक है। अब वो क्या ये रहा है कि आपकी इन्वेंट्री जो पहले से पड़ी हुई थी 2017 की, तो वो कितनी पड़ी हुई है पहले से इन्वेंट्री, ठीक है। ये ऊपर वाला डाटा आप बेशक जो है इसको इग्नोर करें क्योंकि ये जो बात नीचे मैं कर रहा हूँ ये नए सिरे से बात है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई। ये नीचे जो एग्जांपल है नए सिरे से बिल्कुल और एग्जांपल एक दी हुई है। तो हम अब आप इस पे फोकस करें, इस एग्जांपल पे। इन्वेंट्री आपके पास पहले से कितनी है, या बल्कि मैं इधर ना बना लूँ, ज़्यादा बेहतर है, जगह ज़्यादा बन जाएगी। इन्वेंट्री आपके पास पहले से 2017 में 14,000 की अवेलेबल है, ठीक है। तो अब देखें आगे। ड्यूरिंग 2018 परचेजेस ऑफ मर्चेंडाइजेस फॉर रीसेल टू कस्टमर्स टोटल 130,000। उसने पूरा साल 2018 के अंदर बहुत सारी परचेजेस की हैं, ठीक है। कितनी कर ली है टोटल उसने पूरे 2018 में? बहुत सारी परचेजेस उसने की हैं। और वो 2 लाख, सॉरी 1,30,000 है। 1,30,000 की उसने पूरे साल में परचेजेस की हैं, ठीक है। अब ये बात पूरे 2018 की हो रही है, 2018 का डाटा है हमारे पास। ये है, ये जो 14,000 पड़ा हुआ है 2017 के एंड पे पड़ा रह गया था। अगर एंड पे पड़ा रह गया था तो इसका मतलब 2018 में भी तो ये होगा ना। अगर जो है इन्वेंट्री ये जो 14,000 की दिसंबर के एंड पे 2017 में पड़ी रहेगी, दैट मीन्स के 2018 में भी तो ये इन्वेंट्री तो होगी।
ठीक है। अब ये इन्वेंट्री काफ़ी नहीं थी, ये काफ़ी नहीं थी, इसका मतलब है कि हमें मज़ीद कुछ और इन्वेंट्री यानी परचेजेस हमें करनी पड़ी। तो हमने पूरा साल ये मज़ीद परचेजेस की, कितनी, 130,000, ठीक है। अच्छा, हमने एक चीज़ और पढ़नी है अभी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब ये होता है कि जितनी चीज़ें आपने बेची हैं, उसको बेचने में कोई पैसे भी तो लगे होंगे ना, उसको बनाने में भी तो कोई पैसे लगे होंगे। तो वो होता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। लास्ट आपका जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको एग्जांपल ये वाली दी थी कि जो कंप्यूटर्स थे, जो कंप्यूटर सेल हुए थे, कंप्यूटर आपका जो है वो, एक कंप्यूटर आपका 600 का बना था, तो 10 कंप्यूटर जो है वो आपके 6,000 के थे। लेकिन जब आपने उनको सेल किया, तो एक कंप्यूटर आपने 1,000 का सेल किया और 2 कंप्यूटर सेल किए, ठीक है, तो वो 2,000 के बने। सेल आपने 2,000 का किया था 2 कंप्यूटर्स को। ये तो आपने टोटल खरीदा था ना, टोटल आपने सारा खरीदा था। लेकिन जब आपने बेचा तो उसमें से सिर्फ 2 कंप्यूटर्स को आपने बेचा था, इन दो को। तो वो 1,000 का एक बिका था, ठीक है, तो 2,000 के आपने 2 कंप्यूटर बेचे। लेकिन ये 2 कंप्यूटर आपने बेचे हैं 2,000 के, इसको बनाने में भी तो कोई पैसे लगे होंगे ना। उसको बनाने में आपके कितने पैसे लगे थे, ये दो ही आपने बेचे थे। तो आपको एक को बनाने में 600 लगते हैं, तो दो को बनाने में 1,200 लगे थे, ठीक है। तो इसलिए जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बड़ी ज़रूरी होती है कि आपने बेचे कितने, 2 कंप्यूटर बेचे, एक कंप्यूटर आप बेच रहे हैं 1,000 का, लेकिन उनको बनाने में कितने पैसे लगे, वो 600 लगे, तो इसीलिए ये 1,200। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पता होना बहुत ज़रूरी है। इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, देखो, देखें प्लीज़, किस, आपके पास कोई इन्वेंट्री पहले से पड़ी होती है, ठीक है, पहले से पड़ी होती है, मतलब ये देखें 14,000 ये पहले से पड़ी है। 2018 का अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल रहे हैं, इसका मतलब कि 2017 के एंड पे एक इन्वेंट्री जो पड़ी होगी, 2018 में बात वहीं से शुरू होगी। तो ये 14,000 वहीं से शुरू होगी बात, ठीक है। अब इसके बाद ये काफ़ी नहीं थी, तो आपको मज़ीद परचेजेस करनी पड़ी पूरे 2018 में। आपको मज़ीद परचेजेस करनी पड़ी, कितने की करनी पड़ी, 130,000 की परचेजेस आपको करनी पड़ी। कर लिया आपने, ठीक है। अब आपके गोदाम में जो है वो 144,000 होनी चाहिए, राइट। लेकिन अब जब गोदाम में जाके चेक किया गया, तो पता चला कि वहां पे तो सिर्फ 3,000 पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो बाकी सारी आपकी बिक गई हैं, ठीक है, बाकी सारी क्या हो गई हैं, बिक गई हैं, ठीक है। ये 3,000 के बजाय थोड़ी सी बड़ी अमाउंट ले लेते हैं जो बुक में लिखी हुई है, 12,000 ले लेते हैं, ठीक है। आपकी ओपनिंग इन्वेंटरी थी 14,000, मजीद आपने कितनी खरीदी, 130,000 की। तो अब आपके गोदाम में होनी चाहिए थी 144,000 की। लेकिन जाके जब चेक किया तो वहाँ सिर्फ 12,000 की पड़ी है। दैट मीन्स कि जो बाकी हैं आपकी, वो बिक गई हैं, ठीक है, बाकी की बिक गई है, 132,000 आपकी बिक गई है। अब ये जो 12,000 पड़ी रह गई हैं, ये कौन सी हैं, ये क्लोजिंग स्टॉक है आपका, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। क्लोजिंग इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री होती है कि जो आखिर में रह जाए, जो बिकी ना हो, जो आखिर में इन्वेंट्री रह जाती है जो बिकी ना हो। अब 12,000 की इन्वेंट्री रह गई है ना, अब 12,000 की जो इन्वेंट्री 2018 के एंड पे रह गई है, 2019 में वहीं से बात स्टार्ट होगी। जो 2018 की क्लोजिंग इन्वेंट्री है, वो 2019 की ओपनिंग इन्वेंट्री होगी, ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। अच्छा, इसी इक्वेशन को जो मैंने आपको भी करके दिखाई है, ये जो तीन चीज़ें हैं आपकी, इसको अगर आप देखो यहाँ पे जो मैंने पहले काम किया है वाला, ये लेजर्स वाला, ये जो लेजर्स वाला काम किया है, इसको देखिएगा गौर से, कि ओपनिंग इन्वेंट्री का लेजर है, परचेजेस का लेजर है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी तो एक एक्सपेंस है ना, उसका लेजर भी तो मुझे बनाना है। ये नीचे मैंने कैलकुलेशन की है पूरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका भी तो एक लेजर है जो मुझे बनाना चाहिए, ठीक है। अभी जो इन्वेंट्री पहले से पड़ी है, अब देखो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन में यूज हो रही है, ओपनिंग इन्वेंट्री 14,000, राइट। तो मुझे इसको फिर यहाँ भेजना पड़ेगा कि कैलकुलेशन करनी है, तो लेजर में भी तो लेजर में ही करनी है ना। ये तो नीचे तो इक्वेशन की फॉर्म में हो रहा है, लेकिन असल में तो हम लेजर में करते हैं कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इसको ही किया क्रेडिट, के यहाँ से खत्म हो जाए, ठीक है।
और कुछ तो डेबिट भी करना है, तो वो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को किया, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। ऐसे देखो अभी क्रेडिट मैंने किया था यहाँ पे इन्वेंट्री को, और डेबिट मैंने किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कितने कितने से किया? 14,000 से क्रेडिट किया इन्वेंट्री को, और 14,000 से डेबिट किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। ठीक है। अच्छा, ये देखिएगा परचेजेस, परचेजेस को भी मुझे यहाँ ट्रांसफर करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, तो मैं क्रेडिट करूंगा परचेजेस को ताकि ये ख़त्म हो जाए, वहां से ख़त्म हो जाए। और कहाँ ट्रांसफर करूंगा? यहाँ पे डेबिट कर दूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, ये इधर ट्रांसफर हो गया, ये एक एंट्री हो गया आपकी, सही है। वही वाली बात जो मैंने आपको एग्जांपल अभी बताई है, कि आपके पास देखो अब यहाँ पे टेक्निकली 144,000 हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। लेकिन जब आपने जाके गोदाम में चेक किया तो आपको पता चला कि 12,000 वहाँ पे पड़ी रह गई है। अब ये 12,000 पड़ी रहेगी, इसका मतलब वो चीज़ें 12,000 आपका बिका तो नहीं है ना। 144 में से अगर देखो, 144 क्या है आपकी, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखी हुई है दोनों को जब ट्रांसफर किया तो। लेकिन इसमें से हमें पता चला कि 12,000 नहीं बिका, वो क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो हमें इसमें से 12,000 निकालना पड़ेगा। तो जब निकालना होगा तो क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे। तो निकाल दिया हमने। ठीक है। अब हमने इसको क्रेडिट तो कर दिया यहाँ पे। ठीक है, क्रेडिट तो हमने कर दिया, तो कुछ तो डेबिट भी करना है। क्रेडिट मैंने इसको यहाँ पे कर दिए, किसको भला? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्रेडिट किया, कितने से? 12,000 से किया। तो कुछ तो फिर मुझे डेबिट भी करना है। वो किसको करूंगा मैं? वो मैं करूंगा इन्वेंट्री को। देखो ये इन्वेंट्री है ना जो बच गई है 12,000 की, ये 12,000 की बच गई है, इसलिए तो हम इसको यहाँ से निकाल रहे हैं। तो इन्वेंट्री जब बच गई तो वापस उसको इन्वेंट्री में ही डाल देंगे। डेबिट क्या हो जाएगा? इन्वेंट्री 12,000 से। ठीक है। तो इस तरह से ये दो एंट्रीज आपकी होती हैं, डबल एंट्रीज। ये वाली, एक तो ये वाली होती है, ये जो हमने ये की है, और दूसरी कौन सी होती है? एक तो ये है नंबर वन, और एक तो ये वाली है नंबर टू। ये जो दो डबल एंट्रीज हैं, ये पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम एंड पे करते हैं। ठीक है। चलो यहाँ नीचे चार्ट है, हम देख लेते हैं। इस चार्ट में समराइज किया होगा, ये देखो यही चीज़ है जो मैंने अभी की है, ये देखो ये वाला। अब नीचे जो चार्ट है वो कंपैरिजन का है, वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिएगा चार्ट। ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले जब हम जो है वो करते हैं डबल एंट्री, सबसे पहले जब हम खरीदते हैं इन्वेंट्री को, एक्वायर करते हैं, यहाँ लिखा हुआ देखो एक्वायरिंग। सबसे पहले जब हम एक्वायर करते हैं इन्वेंट्री को, तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में इन्वेंट्री डेबिट होती है और अकाउंट पेबल क्रेडिट होता है। इन्वेंट्री डेबिट इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे सब्सिडरी अकाउंट यूज होते हैं। पीरियोडिक सिस्टम में क्या होता है कि परचेजेज आपकी डेबिट होती हैं क्योंकि यहाँ कंट्रोल अकाउंट यूज होता है, और अकाउंट पेबल क्रेडिट होता है। अब यहाँ पे देखिए सेल में क्या होता है। सेल में जो पहली एंट्री है अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स, और अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स, और दोनों में सेम है पीरियोडिक और परपेचुअल में। लेकिन परपेचुअल में हम क्या करते हैं, हमें साथ का साथ इन्वेंट्री को निकालना भी पड़ता है। यानी इन्वेंट्री को हम क्रेडिट करते हैं, निकाल देते हैं, और इसको अब निकाल दिया, उसको बेच दिया, इकोनॉमिक बेनिफिट मिल गया, तो हमें एक्सपेंस भी बनाना पड़ता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हो जाता है। लेकिन देखें यहाँ पीरियोडिक में ऐसे नहीं होता। ठीक है। इन पीरियोडिक नो एंट्री एट द टाइम ऑफ सेल इज मेड टू अपडेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड इन्वेंट्री अकाउंट्स, इसको हम एंड पे करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है थर्ड में? सेटलमेंट्स ऑफ अकाउंट पेबल टू सप्लायर। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट पेबल का मतलब ये है कि देखो जब हमने यहाँ पे किया है, इन्वेंट्री खरीदी थी, इन्वेंट्री एक्वायर हुई थी, तो अकाउंट पेबल आपका क्रेडिट हुआ था। इसका मतलब है कि आपने अकाउंट पेबल को पैसे देने थे। तो यहाँ सेटलमेंट में हम अकाउंट पेबल को पैसे दे देते हैं, अकाउंट पेबल डेबिट,
और क्रेडिट कैश। तो यहाँ पे भी अकाउंट पेबल डेबिट, क्रेडिट कैश। कहने का मकसद ये है कि चाहे परपेचुअल हो चाहे पीरियोडिक हो, ये दोनों सेम ही होती हैं। इसी तरह कलेक्शन ऑफ क्रेडिट कस्टमर भी दोनों तरफ सेम ही होता है, क्योंकि आपका अकाउंट रिसीवेबल बना जब आपने सेल की, देखो यहाँ पे दूसरी तरफ बना था, यहाँ पे ये बना था। तो फिर क्या हुआ, जब अकाउंट रिसीवेबल ने आपको पैसे दे दिए, तो यहाँ पे देखो क्रेडिट कैश, डेबिट कैश हो गया और क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल हो गया। दोनों तरफ यही सीन ही है ऐसे, ठीक है। अच्छा, एंड पे भी फर्क होता है दोनों में। एंड पे दोनों तरफ फर्क होता है। क्या फर्क होता है देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, परपेचुअल सिस्टम में कोई एंट्री नहीं करने की जरूरत होती है एंड पे। क्यों भला? क्योंकि हम साथ का साथ निकालते रहे हैं। लेकिन ये जो परपेचुअल में कोई जरूरत नहीं होती करने की, क्योंकि हमने साथ का साथ निकाल ली होती है। लेकिन पीरियोडिक के अंदर क्या होता है, हम एंड पे, हमने साथ का साथ इन्वेंट्री को निकाला नहीं होता, तो हम एंड पे ये काम करते हैं कि जितनी इन्वेंट्री हमारी, ये वाली एंट्री जो हम दो एंट्रीज हमने की थी ना, ये वाली, ये एक तो ये वन है और एक ये टू है नीचे, तो ये हम यहाँ पे इसको शामिल कर देते हैं, ताकि हमारी जो है वो अकाउंट्स ठीक रहें, ठीक हो जाए एंड पे, सही है। और एक और जो बात है इम्पोर्टेंट, वो ये कि जब आप इन्वेंट्री को रिकाउंट करते हैं, रिकाउंटिंग करते हैं फिजिकल इन्वेंट्री को और बुक्स वाली इन्वेंट्री को टैली करने के लिए, तो आपकी इन्वेंट्री में श्रिंकेज आ सकता है, ठीक है, कमी हो सकती है। श्रिंकेज आ जाए तो क्या होता है, इन्वेंट्री कम हो गई है, कि और इसका मतलब है कि बुक्स में भी कम करनी पड़ेगी। तो हम बुक्स में कम कर लेते हैं, इन्वेंट्री को जब भी कम करना हो या निकालना हो बुक्स में से, तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। और अब वो चूंकि निकल चुकी है इन्वेंट्री, उससे इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं ले सकते, तो उसको एक्सपेंस ही ट्रीट करना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बनाना पड़ता है, ठीक है। तो हम इस तरह, ये वही ये एंट्री हम दोबारा इस तरह से कर लेते हैं फिर, ठीक है। चाहे आपका परपेचुअल सिस्टम हो चाहे पीरियोडिक हो, आप इस तरह से करते हैं। अच्छा, एक और टॉपिक जो इसका चैप्टर का बहुत ज़रूरी है, वो है आपका क्रेडिट टर्म्स का। क्रेडिट टर्म्स एंड कैश डिस्काउंट। अच्छा, मैं इसको भी करा देता हूँ आपको, आई विल ट्राई कि ये आपको आसानी से ही आ जाए, आपको मुश्किल ना हो इसमें। क्रेडिट टर्म्स का मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आप अक्रूवल अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, ठीक है। अक्रूवल अकाउंटिंग में अक्सर जो परचेज या सेल जो आप करते हैं, वो आप क्रेडिट पे करते हैं, ठीक है। क्रेडिट पे करते हैं तो इसका मतलब है कि परचेज से क्या बनता है, पेएबल, अकाउंट पेएबल, और सेल से क्या बनता है, अकाउंट रिसीवेबल। ऐसा ही है, चाहे पेएबल हो चाहे रिसीवेबल हो। जब आप पेएबल के क्वेश्चंस आप करते हैं तो उसमें लिखा होता है, जैसे पेएबल है विद इन 30 डेज, ठीक है। इसी तरह सेम रिसीवेबल में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो पेएबल विद इन 30 डेज का मतलब ये होता है कि आपने 30 दिन में पैसे देने हैं, ठीक है। तो अगर कहीं पे ये लिखा हो N30, तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ डेज हैं, और 30 का मतलब ये है कि जितने भी डेज हैं। N30 का मतलब ये है कि पेएबल विद इन 30 डेज, पेएबल विद इन 30 डेज, N30 का ये मतलब है। और अगर कहीं पे N60 लिखा हो तो पेएबल विद इन 60 डेज, अगर कहीं पे N90 लिखा हो तो पेएबल विद इन 90 डेज। तो इस तरह से होता है ये। और अगर कहीं देखो, जब सप्लायर है उससे हमने माल खरीदा है उधार पे, तो हमने उसको पैसे देने हैं 30 दिन में, यहाँ पे ये मतलब है इस बात का। लेकिन सप्लायर थोड़ा सा अनईजी हो सकता है, इनसिक्योर हो सकता है ना, कि व्हाट इफ हम उसको 30 दिन में पैसे ना दें, 30 दिन से बाद ऊपर चली जाए, हमने पैसे ही ना दिए हों। तो सप्लायर फिर कोशिश करते हैं हमें मोटिवेट करने की, कोई मोटिवेशन हमें देते हैं कि हम जल्दी पैसे उनको पे करें और टाइम पे पे करें। तो अगर कहीं पे, अगर सप्लायर कहीं पे ये लिखते साथ कि अगर, बेशक आपने 30 दिन में पैसे देने हैं, लेकिन अगर आप 10 दिन में पैसे दे देंगे तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो अगर कहीं पे ये लिखा आपको मिल जाए 2, 10 एंड 30, तो इस बात का ये मतलब है कि बेशक आपने पैसे तो 30 दिन में देने हैं, लेकिन अगर आपने 10 दिन में पैसे दे दिए तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है ना इसका, इसके फिर हम केसेस पढ़ते हैं अभी। पहला केस जी है परचेज के अंदर, ठीक है, परचेज के अंदर जो पहला केस है,
अब बेशक आप परपेचुअल सिस्टम फॉलो कर रहे हो या आप फॉलो कर रहे हो पीरियोडिक सिस्टम, ठीक है, दोनों में काम सेम ही होगा। ठीक है, दो मेथड है आपके, एक आपका ग्रॉस मेथड है और एक आपका नेट मेथड है। ठीक है, एक आपका नेट मेथड है। तो ग्रॉस मेथड का मतलब ये है कि पेमेंट पूरी रिकॉर्ड होगी, और नेट मेथड का मतलब ये है कि पेमेंट को आप रिकॉर्ड ही डिस्काउंट के साथ करेंगे। चलें करके देख लेते हैं यहाँ पे। पहले करते हैं जनाब ग्रॉस मेथड। ग्रॉस मेथड ये कहता है आपको कि 100 स्प्रेडशीट्स थी आपकी, और एक स्प्रेडशीट $100 की है, तो कितने की टोटल हुई? 10,000 की हुई। खरीद ली आपने, खरीद ली तो, और अगर आप फॉर एग्जांपल आप कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, आप पीरियोडिक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, परपेचुअल में भी सेम ही होगा, सिर्फ अकाउंट का इन्वेंट्री आ जाएगा उसकी जगह, परचेज की जगह। तो आप पीरियोडिक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप डेबिट करेंगे जब आपने खरीद लिया तो, और उधार पे खरीदा है आपने, डेबिट करेंगे परचेजेस को 10,000, 10,000, और क्रेडिट किसको करेंगे? अकाउंट पेबल को। ठीक है, इसी तरह जो नेट मेथड में आप क्या करते होते हैं, आप रिकॉर्ड ही डिस्काउंट पे करते हैं। चलो मैं आता हूँ उस पे, पहले पहले मैं इस ये आपको समझा दूं जरा। ग्रॉस में आपने पूरी पूरी अमाउंट से रिकॉर्ड किया, ठीक है। अब दो तरह की सूरत हाल हो सकती हैं। एक तो ये कि कस्टमर आपका जो हम यानी कि हमने खरीदा है तो हमने पैसे देने हैं, हम उसको 30 दिन में पैसे दें, तो 30 दिन में पैसे देंगे, 10 दिन से ऊपर होगी ये बात, तो हमें पूरे पैसे देने पड़ेंगे। मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ कि हमारे पास दो सिचुएशंस हैं। एक ये कि हम 10 दिन के अंदर अंदर पैसे दे दें, 10 दिन के अंदर अंदर पैसे दे देंगे तो हमें डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो और अगर हमने 10 दिन से ऊपर कर दिया तो हमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अच्छा, चलो पहले ज़रा आसान वाला कर लेते हैं। इफ़ डिस्काउंट इज नॉट अवेल्ड, डिस्काउंट अवेल ही नहीं किया तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। फिर क्या होना है? सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने अकाउंट पेबल को ख़त्म करना है, जितने से रिकॉर्ड किया है उतने से ख़त्म करना है। कितने से रिकॉर्ड किया था अकाउंट पेबल को? 10,000 से रिकॉर्ड किया था, तो 10,000 से आपने इसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। 10,000 से आपने इसको ख़त्म कर दिया। दूसरा स्टेप ये कि कितना कैश आपने पे किया था? आपने पूरा कैश पे किया है। क्यों? क्योंकि आपने डिस्काउंट ही नहीं अवेल किया, ठीक है। चलो ये तो एक केस हो गया ना। केस नंबर 2, इफ डिस्काउंट इज अवेल्ड, इफ डिस्काउंट इज अवेल्ड, तो इस केस में क्या होगा? स्टेप वही है आपका, पहला स्टेप है कि अकाउंट पेबल को खत्म करना है आपने, वो आपने कर लिया, ठीक है। 10,000 से जितने से रिकॉर्ड किया उतने से ही खत्म करना है। अच्छा, तो अब आप दूसरा स्टेप ये है कि कैश कितना पे किया आपने? आपने पूरा कैश नहीं पे किया, क्योंकि आपने तो डिस्काउंट अवेल कर लिया। तो कैश आप कितने का डिस्काउंट आपको मिला? अगर देखो, उसने कहा था 2% का डिस्काउंट। 2% का डिस्काउंट का मतलब ये है कि 10,000 इंटू 2% कितना बनता है आपका? ये 200 बनता है। 200 बनता है आपका, ठीक है। तो 200 आपने कम पेमेंट की है उसको, यानी आपने उसको पेमेंट की है 10,000 माइनस 200 इज इक्वल टू 9,800 की आपने उसको पेमेंट की है। तो कैश आपने 9,800 का पे किया है, और 200 का आपको डिस्काउंट मिल गया है। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड जिसको परचेज डिस्काउंट भी बोलते हैं, ये आपकी इनकम होती है, इसलिए हो रही है क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, आगे ये दो ही केसेस थे इसके। चलो अब मैं नेट मेथड्स बताता हूँ आपको, ये नीचे से ही शुरू कर लेते हैं। नेट मेथड, नेट मेथड में हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं कि यार हमने तो डिस्काउंट ले ही लेना है, तो हम क्यों फिर 10,000 पे रिकॉर्ड करें, हम डायरेक्ट ही क्यों नहीं उसको डिस्काउंट के साथ ही रिकॉर्ड कर लेते। तो हम डायरेक्ट ही उसको डिस्काउंट के साथ रिकॉर्ड कर लेते हैं, 9,800 से ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। अकाउंट पेबल भी 9,800 ही डाल देते हैं,
ठीक है। तो इसमें भी दो ही केसेस हैं। पहले आसान वाला कर लेते हैं। इफ डिस्काउंट इज अवेल्ड, तो हमने डिस्काउंट पे रिकॉर्ड किया हुआ था, तो डिस्काउंट इज अवेल्ड इस केस में ज़्यादा आसान हो जाएगा। हम सबसे पहले अकाउंट पेबल को ही ख़त्म करते हैं, पहला स्टेप, स्टेप्स वही हैं इसमें। तो अकाउंट पेबल आपने जितने से रिकॉर्ड किया होता है उतने से ही ख़त्म करना होता है, 1900 से किया। और फिर देखते हैं जी कैश कितना पे किया वाकई में। तो डिस्काउंट हमने वेल कर लिया तो कैश इतना ही पे किया। दैट्स इट, ये ख़त्म हो गया। दूसरा केस है जी, इफ़ डिस्काउंट इज़ नॉट अवेल्ड। अब यहाँ पे थोड़ी हमें प्रॉब्लम होती है, क्यों? क्योंकि हमने तो अमाउंट्स डिस्काउंट के साथ की थी रिकॉर्ड, लेकिन और हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे, बड़े कॉन्फिडेंट थे कि हम तो डिस्काउंट अवेल कर लेंगे, लेकिन हम डिस्काउंट अवेल नहीं कर पाए। तो इसीलिए पहला स्टेप तो वही है कि आपने अकाउंट पेबल को ख़त्म करना है और जितनी अमाउंट से रिकॉर्ड किया हुआ है उतनी अमाउंट से ही ख़त्म करना है। दूसरा स्टेप, डिस्काउंट आपने अवेल नहीं किया तो कितना कैश पे किया फिर? कैश तो फिर पूरा पे किया, डिस्काउंट जो नहीं अवेल किया। अब देखो यहाँ 200 का फर्क आ गया। तो ये फर्क आपका क्या है? ये फर्क है आपका डिस्काउंट रिसीव्ड लॉस्ट। डिस्काउंट रिसीव्ड लॉस्ट। ठीक है, ये फर्क आ गया इसका। ठीक है, ये था आपका सेल का केस। अब आते हैं जी परचेज के केस में। ठीक है, ये सॉरी, ये उल्टा मैंने बता दिया। हमने परचेज का केस किया था, अब आ गया है सेल का केस। ठीक है, चलो कभी कभी हो जाता है ऐसे। अब आ गया जी सेल का केस। सेल के केस में क्या होगा? सेल के केस में उसने जो एक आपको नीचे यहीं पे बुक में एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, चलो उसकी एग्जांपल नहीं भी मिलती तो हम उसको ऐसे बना लेते हैं, खुद कर लेते हैं। दो ही मेथड है इसमें भी। इसमें भी ग्रॉस मेथड है और नेट मेथड है। ग्रॉस का कर लेते हैं कि जब आपने सेल की, फॉर इंस्टेंस 1000 की आपने सेल की है, और टर्म्स वही है आपकी 2, 10 एंड 30। ठीक है, तो 1000 आपकी फुल सेल है, और अगर डिस्काउंट करना हो तो इसका 2% कितना बनेगा? 20। तो 1000 - 20 = 980। ठीक है। अच्छा, जब आप सेल करते हैं तो क्या होता है? अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट होता है। जब परचेज करते हैं तो अकाउंट पेबल होता है, सेल करते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल होता है। अकाउंट रिसीवेबल आपका जो है वो आपने रिकॉर्ड कर लिया, कितने का? ग्रॉस है ना, ग्रॉस में पूरा करना होता है फुल 1000, और क्रेडिट आपकी सेल 1000। ठीक है। अच्छा, अब दो ही केसेस हैं आपके इसमें भी। इफ पहले आसान वाला कर लेते हैं। इफ डिस्काउंट इज नॉट अवेल्ड, डिस्काउंट अगर अवेल नहीं हुआ तो फिर नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? पहले आप अकाउंट पेबल को खत्म करते थे परचेज के केस में। यहाँ सेल है तो यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल को खत्म करना है। क्रेडिट किया जी, अकाउंट रिसीवेबल को खत्म कर दिया। कितने से खत्म किया? जितने से रिकॉर्ड किया था। ठीक है। और डेबिट क्या? कैश। कितना कैश आया आपके पास? डिस्काउंट अवेल ही नहीं हुआ तो ऑब्वियसली पूरा ही कैश आया, 1000 का। ठीक है। अच्छा, इफ डिस्काउंट इज अवेल्ड, अगर तो आपके कस्टमर ने 10 दिन के अंदर अंदर पैसे दे दिए हैं तो डिस्काउंट अवेल हो गया। स्टेप्स वही है उसमें। सबसे पहले आपने अकाउंट रिसीवेबल को ख़त्म करना है, जितने से रिकॉर्ड किया है उतने से ही ख़त्म करना है। जितने से रिकॉर्ड किया है उतने से ही ख़त्म करना है। और जो आपका कस्टमर है, कैश उसने कम पे किया, क्यों? क्योंकि उसने डिस्काउंट अब अवेल कर लिया, तो 980 का कैश उसने पे किया है,
और 20 का उसको डिस्काउंट उसने अवेल कर लिया है, तो डेबिट आप करेंगे डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड इसलिए बाय नेचर एक्सपेंस होता है, ठीक है, डेबिट हुआ ना। अच्छा, ये दो केसेस थे आपके। अब दूसरा है जी नेट मेथड। नेट मेथड में ये होता है कि आप रिकॉर्डिंग ही करते हैं डिस्काउंट के साथ। अकाउंट रिसीवेबल कितने से, 980 से, और सेल भी 980 से। तो इसमें आसान केस कौन सा है कि इफ डिस्काउंट इज अवेल्ड, अगर तो डिस्काउंट अवेल कर लिया कस्टमर ने, तो वो पहले से ही डिस्काउंट पे रिकॉर्ड हुई हुई है, इसलिए वो आराम से इसी को ही कर लेगा, ठीक। अकाउंट रिसीवेबल जो है वो सबसे पहले आपने ख़त्म करना होता है। अकाउंट रिसीवेबल 980, जितने से रिकॉर्ड किया उतने से ख़त्म करना है। और कैश भी उसने 980 ही पे किया क्योंकि डिस्काउंट अवेल कर लिया। दूसरा, इफ डिस्काउंट इज नॉट अवेल्ड, अगर तो डिस्काउंट अवेल ही नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। पहला स्टेप वही है आपका, आपने अकाउंट रिसीवेबल को ख़त्म करना है। तो कोई बात नहीं, कर लें इसको ख़त्म। जितने से रिकॉर्ड किया उतने से ख़त्म किया। और डेबिट क्या किया, कैश कितना आया आपके पास, कैश उसको पूरा पे करना पड़ा है। अब क्यों, क्योंकि उसने डिस्काउंट ही नहीं अवेल किया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 20 का फर्क आ गया क्रेडिट में। तो ये क्या है, डिस्काउंट अलाउड लॉस्ट। डिस्काउंट अलाउड को हम सेल डिस्काउंट भी बोलते हैं, डिस्काउंट अलाउड लॉस्ट। तो ये इस तरह से होगा।